अब हम पढ़ेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। और क्या एक्सपेरिमेंट है ये, इसने क्या प्रूव किया, वो सारी बातें पहले समझ लेते हैं। ठीक, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर डिटेक्ट किया। ठीक, इसने क्या डिटेक्ट किया? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर, मूविंग पार्टिकल्स का वेव नेचर, कि पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर हो सकता है, वो इसने डिटेक्ट किया। और उसने डी ब्रॉय की जो हाइपोथेसिस थी कि अगर कोई पार्टिकल एम मास का वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास एक वेव नेचर होगा, और उसकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ थी वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उसको इसने वेरीफाई किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर हमने डिटेक्ट किया, एक बात। और दूसरी बात, जो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस थी कि उस वेवलेंथ की, उस मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उसको इसने जस्टिफाई किया। ठीक, तो क्या था सेटअप वो समझो आप। इसमें सिचुएशन ये थी कि एक इसमें निकल टारगेट था, ढंग से सुनते जाना आप। एक इसमें यहाँ पे निकल टारगेट था ये, और उसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स को एसलेट करा के इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे। तो ये मान लिया इलेक्ट्रॉन गन है इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एसलेट करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करने का सबसे सिंपल मेथड होता है थर्मोआयनिक एमिशन। मेटल प्लेट को गर्म करो या किसी कॉइल को गर्म करो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा के हम उनको एसलेट करा सकते हैं, और ये बन गई आपकी इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का एसलेशन। इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन है थर्मोआयनिक एमिशन, सबसे आसान। ठीक है, मेटल प्लेट को गर्म किया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस लगा के हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा सकते हैं, एसलेट करा सकते हैं। सिंस वो चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एसलेट करेंगे, और जब एसलेशन हो जाएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद हम जहाँ चाहें वहाँ उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन गन है, और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को एसलेट करा रहे हैं, और सामने निकल का मेटल टारगेट है, उस पर हिट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी डायरेक्शन में बराबर स्कैटर कर जाएंगे। प्रिडिक्शन ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी डायरेक्शन में जो हैं वो बराबर स्कैटर करेंगे। ठीक है, स्कैटरिंग होगी इसमें मेटल टारगेट से, कुछ अंदर घुस भी जाएंगे और काफ़ी सारे जो हैं वो स्कैटर कर जाएंगे बराबर। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रेफरेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक, सभी डायरेक्शन में बराबर स्कैटरिंग होगी। लेकिन जब हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगाया, ठीक है, जब हमने यहाँ पे डिटेक्टर लगाया, इस तरह से डिटेक्टर को घुमाया हमने यहाँ पे, इस कर्व पे हमने डिटेक्टर को घुमाया। ठीक, इस तरह से हमारे पास एक डिटेक्टर था डी, और इसको हमने पूरे पे घुमाया, हर एंगल पे हमने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर होके आ रहे हैं। तो सिचुएशन ये थी कि एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि सभी एंगल पे बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग जो है वो डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है, रैंडम प्रोसेस है, और सभी डायरेक्शन में बराबर स्कैटर होंगे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो हर एंगल पे इंटेंसिटी बराबर मिलनी चाहिए स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। बट हुआ क्या कि एक बहुत ही खास तरह का इंटेंसिटी का ग्राफ मिला। यहाँ इंटेंसिटी कम हुई, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और फिर से इंटेंसिटी कम होगी। बहुत ही खास इंटेंसिटी का ग्राफ मिला। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, या लगातार इंटेंसिटी घटती चली जाती है या लगातार बढ़ती चली जाती है, बट ऐसा नहीं था। किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम थी और उसके बाद वो इंटेंसिटी डिक्रीज, मतलब कहीं एक पर्टिकुलर एंगल पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे थे, और वो जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था, ये फाई नाम रख दे रहा हूँ मैं इसको, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उनको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एसलेट कराया गया। ठीक है, अगर हम उनका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो जिस एंगल पे मैक्सिमम बन रहा था, इंसिडेंट रे से जिस एंगल पे मैक्सिमम मिल रहा था इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी, वो चेंज हो रही थी। ठीक है, यानी फाई जो है कितने एंगल पे मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है बॉम्बार्डमेंट से पहले। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कितने पोटेंशियल से एसलेट कराया जा रहा है, इनका आपस में कनेक्शन बन रहा था। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये भी चेंज हो रहा था। ठीक है, और एक रिजल्ट भी हमारे पास, उन्होंने सबसे बढ़िया मैक्सिमा अचीव किया जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को 54 वोल्ट से एसलेट कराया। जब 54 वोल्ट से एसलेट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी।
और तब उनको जो मैक्सिमम मिला वो 50 डिग्री पे मैक्सिमम मिला, ठीक है, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, इस पे वो सबसे बढ़िया उनको मैक्सिमा जो है वो अचीव हुआ। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ये मैक्सिमम मिनिमा तो वेव की प्रॉपर्टी होती है, तो उनको तुरंत समझ में आया कि हम जो यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ठीक है। उनको तुरंत ये बात समझ में आई कि हम जो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है। और उन्होंने डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस को कंफर्म कर दिया कि ठीक है, मूविंग पार्टिकल के पास भी एक वेव नेचर होता है और वो मैक्सिमम मिनिमा जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा टास्क ये था कि जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, डी ब्रॉय ने जो फॉर्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, उसको जस्टिफाई करना, ठीक है। ये तो हुआ क्वालिटेटिव जस्टिफिकेशन। अब क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन भी करना था। जो फॉर्मूला था, वो जो एक्सप्रेशन उन्होंने बताया था कि ये वेवलेंथ होगी, हमें उसको भी जस्टिफाई करना था। अब वो उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया, तो वो आपको अब ढंग से समझना पड़ेगा। देखो, मैं दूसरा डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। देखिए, मान लिया ये निकल के एटम्स का अरेंजमेंट है, आराम से सुनना। मान लिया एक एटम यहाँ है निकल का, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, ये एटम्स का अरेंजमेंट है, ठीक। इसी तरह से एक एटम यहाँ है, निकल मेटल में ही एटम्स का अरेंजमेंट है। और मान लिया इलेक्ट्रॉन्स की बीम ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम यहाँ आ रही है, तो ये इंसिडेंट बीम है और ये टकरा के इस डायरेक्शन में मैक्सिमा क्रिएट कर रही है, किसी एक डायरेक्शन में मैक्सिमा क्रिएट कर रही है, ठीक। तो ऐसी एक और ऐसी बीम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, कुछ ऊपर वाले एटम से स्कैटर हो रहे होंगे, कुछ नीचे वाले एटम से स्कैटर या डिफ्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है मैक्सिमा, ये वो डायरेक्शन मैंने बनाई है जहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है आपका। और इंसिडेंट रे और जिधर मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है उनके बीच का एंगल हमने क्या माना था, फाई माना था। और ये जो है, ये दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इसका नाम हम रख रहे हैं डी, ये डी है। तो मैक्सिमम बनने के लिए मैं इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर हमने डाला, तो ये एक्स्ट्रा पाथ होगा। अगर ये एंगल फाई है और इस एंगल का नाम मैंने थीटा रख लिया अपनी मर्जी से, तो अगर ये थीटा होगा, आपका ढंग से सुनते जाना, अगर ये थीटा होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल किया ये डी साइन थीटा हो जाएगा। बिल्कुल वैसी सिचुएशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी परपेंडिकुलर डालेंगे, ये थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, थीटा। तो जो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है ये भी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो सेकंड वाले के पाथ में कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, कितना पार्ट डिफरेंस आया, तो वो आ जाएगा 2d साइन थीटा। और 2d साइन थीटा अगर n लैम्डा के बराबर है तो ये मैक्सिमा की कंडीशन बन जाएगी। और इस लॉ को, ये जो इक्वेशन बनी है, इसको हम कहते हैं ब्रैग लॉ, ब्रैग इक्वेशन या फिर ब्रैग लॉ, BRAGG, ब्रैग लॉ, ठीक। अब डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस कैसे मतलब जस्टिफाई हुई, उनका जो फॉर्मूला था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वो कैसे जस्टिफाई हुआ वो समझो आप। देखो, अगर हमें निकल में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पता हो, ठीक, तो मैक्सिमम बनने के लिए 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा है। अगर हमें डी पता हो, डी हमें पता होना चाहिए, इंटर एटॉमिक सेपरेशन हमें पता होना चाहिए, थीटा हमें निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, ये दोनों मिलके आंसर, ये तीनों मिलके आंसर देंगे 180 डिग्री। और फाई आपको पता है तो आप थीटा यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हो, तो थीटा हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, डी हमें पता होना चाहिए। और वहाँ मैक्सिमा बन रहा है और एक ही मैक्सिमा बन रहा है। अब सेंट्रल मैक्सिमा तो बनेगा नहीं क्योंकि उनमें पार्ट डिफरेंस 0 है नहीं, कुछ पार्ट डिफरेंस है, तो एक ही मैक्सिमा बनना है, तो मैं n की वैल्यू 1 कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने n की वैल्यू क्या कंसीडर कर ली, 1। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और थीटा आपने आराम से फाइंड कर लिया, डी आपको पहले से पता होना चाहिए, तो यहाँ से आप लैम्डा फाइंड कर सकते हो। क्लियर। दूसरी बात, अब अगर यही लैम्डा आपको इस इक्वेशन से मिलता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एम वी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2m और 2m होता है q डेल्टा वी। और इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमने और खास बना लिया था 12.27 अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी। अगर हमने डी ब्रॉय का ये फॉर्मूला लगा के भी अगर हमें वही वेवलेंथ मिल जाती सेम, क्यों, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इलेक्ट्रॉन्स को एस्लेट करा के यहाँ पे बॉम्बार्ड किया वो तो हमें पता होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा, वो सारी वैल्यू डाल के हम यहाँ से लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो लैम्डा हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो निकालेंगे यहाँ से ब्रैग लॉ से, और एक निकालेंगे हम डी ब्रॉय वेवलेंथ से। और अगर दोनों के लैम्डा मैच कर जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो जो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस थी वो क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी दोनों तरह से जस्टिफाई हो जाएगी।
कि हमने जो देखा वो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर था और उसकी वेवलेंथ जो थी वो सेम थी, जो कि डी ब्रॉय ने प्रिडिक्ट करी थी। ठीक, तो ये है आपका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और ये डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस के कुछ साल बाद ही ये डिटेक्ट हो गया था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ गया था डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का।